हेलो एस्पिरेंट्स। सो एमसीक्यू सेशन एडीईओ में हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, जिस क्लास में हम लोग और जो बचे हुए सारे आपके एमसीक्यूज हैं उनको कवर अप करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आखिरी की 6-5 क्लासेस बची हैं आप लोगों की, इसके बाद आप लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा एडीईओ का। चलिए मूव करते हैं 68th क्वेश्चन में, जो है आपका हु ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ऑफ विलेज एंड क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है कि कौन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, कौन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है किसका, विलेज में और क्लस्टर लेवल में किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है आपका, प्रेसिडेंट होता है पर्टिकुलर ग्रुप का, वो ही मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है, विलेज एंड क्लस्टर लेवल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन 69th क्वेश्चन इज हाउ फ्रिक्वेंटली आर द मीटिंग ऑफ विलेज एंड क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो आपको इसको पता है, एवरी मंथ, हर महीने, हर सिंगल मंथ आपका क्लस्टर और विलेज लेवल में मीटिंग होती है, जिसको कौन कर बुलाता है, वो बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, हर वीक होता है वो, हर मंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द स्टेट रूरल livelihood mission NRLM, how many cluster level organization will be formed in each block। ये बोल रहा है हर ब्लॉक में NRLM के तहत कितने आपके क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। तो इसका आंसर है आपका 4। हर एक अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM 4 क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हर एक ब्लॉक में बनाए जाएंगे, ठीक है, कम से कम। तो ये आपको पता होना चाहिए 4। व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ अ बुक कीपर इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो बुक कीपर होता है उसका क्या काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो उसका काम कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हाँ, जितना भी लोन्स दिए होते हैं या लिए होते हैं, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, वो सारे रखने का काम। मैनेजिंग अ लाइब्रेरी इन ईच विलेज, हाँ, बुक्स का लाइब्रेरी, विलेज में बुक का लाइब्रेरी रखना। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, एग्जैक्टली वन ऑफ द मेजर गोल और काम होता है इनका। तो ऑल ऑफ द अबव क्या क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, लाइब्रेरी मेंटेन करना हर विलेज में, और एजुकेशन के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। Under the Chhattisgarh Registration Act 1973, how many months of non-payment of contribution is a self-help group member expelled। अगर एक कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है और वो पैसा रीपे नहीं कर रहा है, तो कितने महीने तक उसको झेला जाएगा या रखा जाएगा, उसके बाद एक्सपेल कर देंगे उसको ग्रुप से। तो इसका आंसर है 6 महीना। अंडर छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, अब मेंबर इज एक्सपेल्ड आफ्टर 6 मंथ ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या है, जो वो ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें सारे मेंबर होते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा। तो अगर वो 6 महीने तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो उसको 6 महीने तक नहीं निकाला जाएगा, बट 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा और उसका कंट्रीब्यूशन फिर भी नहीं आएगा उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो उसको उससे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी का टेन्योर कितना है ये पूछ रहा है इसमें। तो द टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज 3 ईयर। कितना साल होता है, 3 साल होता है एग्जीक्यूटिव जो कमिटी होती है उसका टेन्योर, ठीक है। अंडर द छत्तीसगढ़ हाँ, अंडर द छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो प्रेसिडेंट होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रिसाइड ओवर ऑल द मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है उस क्लस्टर में, ग्रुप में, एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड जनरल असेंबली, दोनों का, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होता है, तो उसके पास डिसिसिव वोट होता है। अगर किसी डिसीजन में टाई हो जाता है, मतलब वोट्स यस और नो में दोनों में इक्वल हो जाते हैं, तब जो वोट है कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसका वोट जो है तब काउंट करता है, अलग से डिसाइडिंग वोट बनता है। अंडर द छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, हाउ मेनी डेज इन एडवांस इज अ मीटिंग नोटिस गिवन फॉर द एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब कितने दिन पहले एक मीटिंग के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी को क्या इनिशिएटिव नोटिस दिया जाता है। तो आपका इसका आंसर है 7 डेज। अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट मीटिंग नोटिस इज गिवन 7 डेज इन एडवांस। 7 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डे में मीटिंग है, ठीक है।
व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ ग्रुप प्रेसिडेंट अंडर द छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट? अथॉरिटी क्या होती है ग्रुप प्रेसिडेंट की? तो ग्रुप प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है? प्रिसाइड ओवर ऑल द मीटिंग। ठीक है, सबका प्रिसाइड करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, मैंने अभी बताया टाई ब्रेक होता है तो कास्टिंग वोट करता है वो, ये भी सही हो गया। प्रिपेयर मीटिंग नोटिस एंड एजेंडा, ये भी सही हो गया। भाई मीटिंग किस लिए बुलाई जाएगी? अगर आप बुला रहे हैं मीटिंग तो किसी कारण से बुला रहे होंगे, तो कौन डिसाइड करेगा? जो मीटिंग बुला रहा है। और मीटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ग्रुप सेक्रेटरी अंडर द छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973? तो क्या ड्यूटी है जो सेक्रेटरी होता है उसका? प्रिपेयर कमिटी डॉक्यूमेंट, जी हाँ। प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जी हाँ। साइन फॉर फंड विड्रॉल, हाँ साइन भी वही करते हैं जो भी फंड जो बैंक से निकालने होंगे चेक्स में, ये सब में तो साइन भी करते हैं। तो आंसर इज डी। ठीक है, तीनों का तीनों काम ठीक। The next question is who are not eligible for the grant amount under the revolving fund of self help group? किसको ग्रांट अमाउंट नहीं मिलता है अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो ये आपका आंसर क्या होगा? ग्रुप विद बोथ फीमेल एंड मेल। ठीक है। मेंबर एसोसिएटेड विद मोर देन वन ग्रुप, जो एक मेंबर तो दो से ज्यादा ग्रुप, एक से ज्यादा तो ग्रुप में है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन्स फंड, प्रीवियसली अवेलिंग रिवॉल्विंग फंड बेनिफिट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। Next question is what is the loan amount provided under the community investment fund to self help group? कितना लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को? तो ये आंसर है आपका, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को 60 से 75,000 तक का लोन अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 60 से 75,000 के बीच में लोन अमाउंट दिया जाता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप? ऑब्जेक्टिव क्या है? जो 60 से 65,000 रुपए देती हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से एज अ लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ तो होगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? डेवलप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जी हाँ। प्रोवाइड लोन टू पुअर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर, हाँ, क्योंकि भाई पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है उनको पैसा लोन देने के लिए। प्रोवाइड फंड फॉर लाइवलीहुड एंड हाउस होल्ड नीड्स, यस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द डिजास्टर फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो डिजास्टर फंड, कहीं कुछ कैलिमिटी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजास्टर फंड के रूप में कितने पैसे दिए जाएंगे? तो वो है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, अंडर डिजास्टर फंड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन विच ईयर वॉज द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी फॉर्म? कौन से साल में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी को बनाया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1945 में। तो 1945 में इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.G. सरैया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लाई थी सन 2002 में। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों लाई थी? उस पर्टिकुलर टाइम में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। ठीक है। व्हेन वाज द टास्क फोर्स ऑफ रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड? तो 2002 में इन्होंने लाया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए अगस्त 2014 में इन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स क्या होता है? टास्क फोर्स कभी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बनाए जाते हैं जो लोगों का काम होनली एंड सोनली उस पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ाने में या डेवलप करने में होता है। ठीक है, तो इसलिए कब बनाया गया था? अगस्त ऑफ 2004 में। ठीक। द नेक्स्ट इज अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज टास्क फोर्स फॉर द रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड? तो यह है ए वैद्यनाथन। ठीक है, ए वैद्यनाथन के अंडर ये टास्क फोर्स को बनाया गया था, प्रोफेसर ए वैद्यनाथन। ठीक है, 2004 में। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया? तो एफ निकोलसन। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा,
निकोलसन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अंग्रेज नाम देख के। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो ये 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का क्या क्या काम होता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, आप लोग जाते हैं बैंक में और खाते में पैसा जमा करते हैं, तो यही बोल रहा है, सही है, ये कमर्शियल बैंक का काम है, नॉट पूछ रहा है। लैंडिंग मनी टू द पब्लिक, तो आप लोग लोन कहाँ से लेते हैं, कमर्शियल बैंक में, या आपका बैंक खाता है तो लोन भी तो आपको कमर्शियल बैंक ही देता है, तो ये भी सही हो गया। क्रेडिट क्रिएशन, हाँ, ये जो लोन और आपका क्रेडिट एफडी और आपका लोन देने के बीच में जो क्रेडिट बच रहा है उसका क्रिएशन तो कर रहे हैं, 2 से 2.5% का मनी क्रिएशन, जी हाँ। फंड ट्रांसफर नहीं, फंड ट्रांसफर प्राइमरी काम नहीं है, यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन फंड ट्रांसफर नहीं है, वो इनको करना इसलिए पड़ता है बिकॉज दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मेन काम उनका पैसा लेना और लोन देना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न्स द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, रिकरिंग डिपॉजिट करता है क्या, नहीं। करंट डिपॉजिट देता ही नहीं है, तो पैसा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में आपको सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट देती है एक बैंक। उसका रीजन क्या होता है आपको हाई इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि बैंक के पास सेफ्टी आ जाता है कि 365 डेज के लिए वो पैसा आप बैंक से निकालने नहीं वाले हैं, तो उस सेफ्टी की वजह से वो फ्री हैंडली लोन प्रोवाइड कर सकती है उस पर्टिकुलर पैसा में, लेस प्रोविजनिंग के तहत, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वॉज द नॉमिनेशन फैसिलिटी इन बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड, जो आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको बोलते हैं ना आपका नॉमिनी कौन होगा, अगर आपका आपका कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो आपका ये अकाउंट किसके ऊपर चला जाएगा, तो ये होता है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एक आई थी, उन्हीं ने ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। किसने, नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC, जब आप बैंक जाते हैं तो वहां लिखा होता है KYC कराइए, KYC कराइए, KYC कराइए, तो उसका ना मतलब होता है नो यूर कस्टमर। क्या होता है, नो यूर कस्टमर, ठीक है। व्हाट इज PACS, PACS होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक कोऑपरेटिव लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। पैक्स जो होते हैं ना सबसे कम और सबसे नीचे लेवल पे फार्मर्स को लैंड करने वाली आपको कोई संस्था है तो वो PACS है, ठीक है। व्हाट डज DCCBs मीन्स, तो DCCBs डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है। नफेड क्या स्टैंड करता है, तो मैंने सब बताया है पहले के क्लासेस में। नफेड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। नफेड कब कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, ये आपका कब स्टेब्लिश हुआ था, तो गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1958 में ये स्टेब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। इसका काम क्या है एक्चुअली, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, ये मार्केटिंग के लिए। ड्यूरिंग विच 5 प्लान पीरियड वाज द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन स्टैब्लिश, तो आपको पता होना चाहिए ये 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे लाया गया था, ठीक है। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑल्सो नोन एज, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं क्या, नहीं। नेशनल बैंक, नहीं भाई, कमर्शियल बैंक होते हैं। प्राइमरी पैक्स होते हैं क्या, नहीं, मैंने अभी बताया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, ठीक है। व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर्म्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड इन 6th of July 2001 अंडर द गाइडेंस ऑफ PM मोदी जी, ठीक है। When did छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 रिसीव प्रेसिडेंशियल एसेंट, तो छत्तीसगढ़ का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला, तो उसका आंसर है 18th of April, तब MP था, तब MP कोऑपरेटिव एक्ट था, उसी को हमने ले लिया है, तो 18th April 1961 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कोऑपरेटिव टर्म कोऑपरेशन मींस, तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वर्किंग टुगेदर, अगर जब दो लोग एक दूसरे के साथ समन्वय बना के काम करते हैं, जब कोई असमंजस क्रिएट नहीं होता है उसको कोऑपरेशन बोलते हैं, तो वर्किंग टुगेदर इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन। व्हाट डज डेमोक्रेटिक कंट्रोल इन कोऑपरेशन मींस, इसका मतलब है कि जो कोऑपरेशन हो रहा है, किसी में भी कोऑपरेशन लिखा है और वो आपका गवर्नमेंट की से रिस्पेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक वे ऑफ रनिंग एन इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है। इसका मतलब द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कंट्रोल्स दैट पर्टिकुलर यूनिट कोऑपरेटिव। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक में देखेंगे आप, जो मेंबर्स होते हैं वही उन्हीं में से चुन के बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इन सब लोगों को, ठीक है। विच कमिटी रेकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक? कौन सी कमिटी रिकमेंड करती है? तो नरसिम्हन कमिटी ने रिकमेंड किया था नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा था कि एक हमारे अभी क्या है, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक छोटे छोटे पाउचेज में है, अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में है, विदर्भ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, छत्तीसगढ़ में। तो इनका था कि एक कोऑपरेटिव बैंक बड़ा सा बनाया जाए, किसमें, पैन इंडिया, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज फार्मर सर्विस कमिटी, ये तो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है। सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, तो ये भी है आपका। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, ये भी आपका एग्रीकल्चर सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी है। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्बन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक? तो कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसका 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, क्रेडिट सोसाइटी होती है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट सोसाइटी होती है, और इसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल होता है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट। तो आपको ये आंसर होगा 3 टायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक? तो छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर आपका सिचुएटेड है रायपुर में, राजधानी में हमारे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन छत्तीसगढ़? तो देयर आर टोटल 47 टोटल नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आएगा यहाँ, ठीक है। तो देयर आर टोटल 47 कोऑपरेटिव बैंक्स। कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में? देयर आर टोटल 47 कोऑपरेटिव बैंक्स, 47 कोऑपरेटिव बैंक्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेज इन, ये क्वेश्चन को काट दीजिए, ठीक। व्हाट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बिफोर प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो उसका पहले, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उसका पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्वाभिमान स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना, व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर फीमेल अकाउंट होल्डर? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपको 10,000 रुपये सैंक्शन है, तो आप 10,000 रुपये आपके खाते में है, तो कुछ एक ओवरड्राफ्ट लिमिट होगी, जैसे मान के चलिए 2,000 है, तो आप 10,000 खत्म होने के बाद भी 2,000 रुपये और निकाल सकते हैं। इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और इसका लिमिट एक्चुअल में कितना है, तो 5,000 रुपये। अंदर पीएम जन धन योजना, फीमेल अकाउंट होल्डर आर गिवन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹5,000 जनरली आफ्टर 6 months of successful account operation, and overdraft facility of up to 10,000 is available, ठीक है। तो ये 10,000 तक का रहता है, बट आपको 5,000 आपके बैंक खाते खुलने के बाद दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। व्हेन वाज द रुपे कार्ड स्कीम लॉन्च? तो रुपे कार्ड स्कीम जो है 8 मई 2014 में लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने, ठीक है। पीएम मोदी जी के टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? क्या है फाइनेंशियल मार्केट के मेजर कंपोनेंट? तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट बोथ आर द फाइनेंशियल मार्केट। 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है आपका मनी मार्केट और एक है आपका क्या, कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके ही फाइनेंशियल मार्केट बनता है आपका, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर देयर? तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के कैपिटल मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट होता है और एक सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो आंसर इज 2 कैपिटल मार्केट। आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ समझ कहीं नहीं आ रही हैं, जैसे प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या है, तो ये बहुत बड़े थोड़े से मतलब एक्सप्लेनेशन इसका बहुत वाइड है। तो ये जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये एमसीक्यू की क्लासेस हैं, इसमें मेरे को बता पाना थोड़ा टफ है। अगर आप लोग को इतना बेसिक्स से कुछ दिक्कतें आ रही है, तो सीजीपीएससी वाला कोर्स एक बार ले लीजिए। उसमें इकोनॉमी जब हम पढ़ाएंगे, डेप्थ में पढ़ाएंगे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स बोलते साथ आपको समझ आ जाएगा कि इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझना है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है। तो सेकेंड इज द आंसर, दैट इज कैपिटल मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जी हाँ, सी बोथ आर द आंसर।
Next question is the money accepted as a medium of exchange due to trust between payers and receiver is called fiduciary money. ठीक है, fiduciary money बोला जाता है जो पेयर और जो रिसीवर है उनके बीच में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू ट्रस्ट उन लोग बना के रखते हैं, पैसा हो या कुछ भी हो, पैसा छोड़ के कुछ और चीज होगी वो, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी, जिसको एज अ मीडियम एक्सेप्ट करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, who डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? एकदम सिंपल है इसका आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको, मॉनेटरी पॉलिसी को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही लाती है। हु ब्रिंग्स चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी? तो गवर्नमेंट चेंज करती है क्या? जी हाँ, गवर्नमेंट चेंज करती है। सेंट्रल बैंक करती है क्या? हाँ, सेंट्रल बैंक भी करती है। कमर्शियल बैंक करती है कि? हाँ। तो ऑल ऑफ द अबव। भाई सबका इफेक्ट पड़ता है ना हमारी मनी सप्लाई में, कमर्शियल बैंक के कारण भी पड़ता है, वो लोन्स देते हैं और इंटरेस्ट जनरेट करते हैं कमर्शियल। सेंट्रल बैंक, आरबीआई, जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई पैसा छापता है और सारी चीज़ें। गवर्नमेंट बिल्कुल गोल्ड लोन लेती है, जीसैक सिक्योरिटीज लेती है, बाहर से लोन लेती है, गिल्ड एज्ड लोन, तो ये सारी चीज़ें तीनों का फर्क पड़ता है उसमें। ठीक है, What is the determination of the total deposit and reserves of various commercial bank with RBI called? आरबीआई के साथ जो भी आपके टोटल डिपॉजिट और रिजर्व्स हैं उन सब कमर्शियल बैंक का, उसको क्या बोला जाता है? कैश रिजर्व रेशियो। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने सीआरआर और एसएलआर के बारे में पूरा समझाया था, तो यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग पूरा क्लास देख रहे होंगे तो आपको पता है कब मैंने समझाया है। पूरा बताया था ना मैंने, बैंक में 100 रुपये आता है, 4% आपका सीआरआर जाता है, 21% एसएलआर जाता है। सीआरआर को बैंक को कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के साथ रखना पड़ता है इन कैश, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एसएलआर को उनको सिक्योरिटीज लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, या गोल्ड परचेज करना होता है, तो वही सीआरआर की बात हो रही है। ठीक है, When was SEBI established? तो SEBI is established in 12th of April 1988। 1988 में SEBI को स्टैब्लिश किया गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत बेसिक सा है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमारे देश में, इंश्योरेंस बोल रहा हूँ मैं यार, आपका जो ये म्यूचुअल फंड वाला सेक्टर हो गया आपका, और ये स्टॉक वाला सेक्टर है, इसको ये उस पर चेक्स लगा के रखता है, उस पर देखता है कि कोई भी उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो और बहुत ही इक्वालिटी और से चले चीजें। ठीक है, द नेक्स्ट इज वेयर इज द, मैंने तो बता दिया आप लोगों को, कोई भी हेडक्वार्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आएगा तो उसका आंसर मुंबई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुंबई है, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेबी? तो इसका फंक्शन क्या? रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, जी हाँ। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू स्टॉक मार्केट, हाँ। एनएससी, बीएसई, 23 स्टॉक मार्केट है इंडिया में, सबको कौन रजिस्ट्रेशन करा है, जिसका रिकॉग्निशन दिया है? 23 के 23 को सेबी ने क्या रिकॉग्निशन दिया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग इरेगुलरिटीज इन शेयर, जी हाँ। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ सेबी फंक्शन। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ सेबी? मधाबी पुरी बुच। ठीक है, तो ये इनका नाम है, यही है। अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन हाउ मेनी मेंबर आर देयर डज सेबी हैव? तो सेबी में टोटल 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर बॉडी होती है, इंक्लूडिंग 1 चेयरमैन एंड 4 सब मेंबर्स। ठीक है, हु क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ मनी इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन? तो ये है रैगनर फ्रिश ने मनी का फंक्शन बताया था कि मनी स्टैटिक भी है एंड डायनेमिक भी है, उन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ भाई आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 रुपए लेके जाते हैं किराने के स्टोर में और वहां से 10 रुपए का चॉकलेट ले लेते हैं, टॉफी ले लेते हैं, तो ये मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हुआ। ठीक है, इसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल आपके पास पैसा रखा है तो उसका वैल्यू है, आपके जेब में रखा हुआ है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट, एग्जैक्टली आपके अकाउंट्स किससे? रुपीज से ही हम डिनोट करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, नहीं, फंक्शन नहीं है उसका, वो प्राइस स्टेबिलिटी कोई फंक्शन नहीं है, वो तो इंटरनेशनल एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सारी चीज़ों से वो निकाल होता है, प्राइस स्टेबिलिटी की जो बात होती है। व्हाट आर द मेजर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक? तो मेजर डिपॉजिट क्या है? तीनों के तीनों है भाई। ये करंट डिपॉजिट कोई ऐसा नहीं है कि मेजर डिपॉजिट और सेविंग भी कोई मेजर नहीं है, फिक्स डिपॉजिट, तीनों डिपॉजिट होते हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अगर ऑल ऑफ द अबव होता है यहाँ पे तो आंसर टिक होता, बट अभी तीनों में अलग अलग एक किसी को टिक नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा आंसर। तो मेजर कमर्शियल बैंक तीनों के तीनों डिपॉजिट्स को लेता है और मेजर डिपॉजिट्स ही होती हैं तीनों के तीनों उनकी, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट।
What type of loan do commercial bank provide? कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, कैश देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, लोन्स देता है, सब। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का सबसे मेन क्या कंडीशन होता है? बार्टर मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जब शॉप में जाते हैं तो आप क्या देते हैं? मनी देते हैं, रुपीस देते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। वैसे ही बार्टर सिस्टम में अगर आपके घर में उग रहा होता टमाटर, ठीक है, मान के चलिए टोमेटो, आपको लेने जाना होता कैरेट, और यहाँ पे एक आदमी कैरेट उगा रहा है, ये आपके पास टमाटर है, और आप टमाटर लेके जाते 4 किलो और उसको बोलते भाई 1 किलो कैरेट दे दे मेरे को। वो बोलता नहीं भाई मेरे पास टमाटर पहले से रखे हैं, तू 8 किलो टमाटर दे दे मेरे को। तो ये आप 8 किलो टमाटर, फिर आप बोलते कि 6 किलो में बात पक्की, 6 किलो टमाटर आप देते, कैरेट से 1 किलो लेते। कितना दिक्कत है, अगर ये कैरेट वाला नहीं मानता तो आपका कैरेट खाने की इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाती। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, तो ऑल ऑफ द, यही समझाया ना मैंने। लिमिटेड नीड, इसका नीड होगा कि नहीं पता। एक्सचेंज एरिया लिमिट है, कैरेट वाला एक ही हो सकता है। आप 10 दुकान में, अभी क्या सब्जी मंडी गए, सबके पास कैरेट है, आप पैसे दिए ले लिए, बट हो सकता है कि सब्जी मंडी गए, कैरेट 2-4 के पास ही दिख रहा है आपको, और 2-4 के पास दिख रहा है, उनको टोमेटो चाहिए भी नहीं, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी भी रहेगी आपकी, ऐसी चीजें होंगी तो, ठीक है। वॉट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ करेंसी इवोल्यूशन? कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, एकदम सही। ये कमोडिटी जो आपका बार्टर सिस्टम हो गया। मेटल मनी हम लोग जो पूरा पढ़ते हैं, अडेंगा में मिला, कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, तो उसी की बात हो रही है। अब पेपर मनी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका इसका यही सीक्वेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? मनी का प्राइमरी फंक्शन तो मैंने बता दिया। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, जी हाँ। स्टोर ऑफ वैल्यू, घर पे रखें आप वैल्यू, इसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जी हाँ। आपने किसी को दिया तो पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका मतलब वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों सेकेंडरी फंक्शन है। व्हाट इज मनी? तो मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। हाँ, वेल्थ का मेजर है, वैल्यू का मेजर है वो। मनी क्या है? 1000 रुपए आपके पास है, मतलब 1000 रुपए एक वैल्यू है आपके पास 1000 रुपए की, ठीक है, उस पेपर नोट में। एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जी बिल्कुल। आप कहीं भी जाएंगे, आपको कोई भी गांधी जी का नोट मना नहीं करेगा। पाकिस्तान का नोट ले आएंगे, श्रीलंका का नोट ले आएंगे तो हो सकता है, हो नहीं सकता, कोई लेगा ही नहीं। बट गांधी जी का कहीं है तो उसका वैल्यू है। स्टोर एज वेल्थ, जी बिल्कुल। घर में लोग रखते हैं ना, पैसे रखे होते हैं बहुत लोगों के पास, वो क्यों? स्टोर ऑफ वेल्थ के लिए। ऑल ऑफ द, इसीलिए आंसर है, ठीक है। when was the Bombay Stock Exchange established? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 9th of July 1875। किसने किया था? तो कॉटन मर्चेंट थे, प्रेमचंद रायचंद जी ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एशिया का ओल्डेस्ट है। और 10 जब पूरे धरती में, पूरे वर्ल्ड में 10 बस 10 बस वो थे क्या, स्टॉक एक्सचेंज, तब का ये स्टॉक एक्सचेंज है। कब का? 1875, 9 जुलाई में खुला था। What is the oldest stock exchange in Asia? Bombay BSE. On the recommendation of which committee was NSE established? तो ये है फिरवानी कमेटी। NSE को एस्टेब्लिश किया गया था फिरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। When was the NSE established? तो NSE जो है 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी ये फिलहाल जो है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का कहीं कोई है तो NSE है। विच इज इंडिया फर्स्ट डीमटेरियलाइज्ड नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज? तो वो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये नॉन पेपर डीमटेरियलाइज्ड, पूरा का पूरा ई पेपर इसमें आपको सेंड किए जाते हैं। हाउ मैनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया? मैंने बता रखा है 23 स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक लोगों को बस लगता था होगा कि NSE है, BSE है, बस 2 ही 3 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। 23 स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड है इंडिया में। हाउ डज बुल स्टॉक्स, व्हाट डज बुल स्टॉक्स रिफर टू? तो एक स्टॉक देखो, बुल और बियर एक कंसेप्ट है स्टॉक्स का। उसमें क्या कंसेप्ट है? आपने वो बुल देखा है जो स्टॉक मार्केट के सामने लगा होता है, उसका सिंग ऐसे नीचे ऐसा रहता है, वैसे किसी को मार रहा है उस टाइप से ऐसा लगा रहता है, आपने पक्का देखा होगा वो। अगर बुल बुल क्या करता है? बुल का आप जनरली भी देखेंगे तो सिंग से सीधा उठाता है, सिंग से उठाता है
और फेंक देता है चीज़ों को। तो ये क्या करेगा, बुल का काम क्या रहेगा, सिंक से उठा के फेंक देना। तो स्टॉक हुज प्राइस इंक्रीजेज इसका आंसर होगा। अब दूसरा होता है बियर, एक होता है। तो बियर क्या करता है, आपने देखा होगा पंजे होते हैं बियर के, पंजा मारता है बियर। जब पंजा मारता है तो स्टॉक के प्राइसेस गिराता है वो, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा बियर स्टॉक्स क्या करते हैं, स्टॉक हुज प्राइस डिक्रीजेस। तो आपको अब याद रखना है, बुल क्या है, उठाता है प्राइस को सिर से मार के, और बियर जो है पंजा मारता है नीचे, पंजा नीचे मारा जाता है, बुल उठाता है ऊपर। तो बुल हो गया आपका इंक्रीज करने में, बियर हो गया आपका डिक्रीज करने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट कॉर्नॉट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। तो जो डेफिनेशन इन्होंने दिया, मार्केट इज अ रीजन वेयर बायर एंड सेलर आर इज इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट। इनका कहना था जहाँ एक मार्केट वो जगह होती है जहाँ बायर और सेलर जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, जिसको जो चीज़ बाई करनी होती है और जिसको जो चीज़ सेल करनी होती है, वो दोनों के दोनों एक जगह पे जहाँ मिलते हैं जाके, उसी जगह पे वो मार्केट कहलाता है। What are the characteristic of a local market? Only locally produced goods are brought and sold. एकदम सही. The local market has a limited area. एकदम सही, एक particular area में होता है. It mainly deals with perishable goods like milk, curd and vegetable. All of the above. ठीक है। आप कहीं भी अपने गांव में भी जाते होंगे सब्जी मंडी में, तो ये तीनों के तीनों चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। अगर आपको देखिए, हर चीज़, हर पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकती हैं। कुछ जो चीज़ें हैं आप डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं उनको आपको समझना है, और उसको समझ के आपको आंसर टिक करना होता है। ये कोई क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, ये टाइप के क्वेश्चन आपके लिए जनरल है। हाँ, लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट आप खुद भी जाते हैं, तो लोकल मार्केट में क्या है, आपको जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स है वही देखने को मिलते हैं। लोकल मार्केट में लिमिटेड एरिया में वो रहता है, इसके साथ मेनली डील विद मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं, वेजिटेबल सब्जी मंडी के आसपास में। तो इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हुआ। वैसे ही आपको कभी नहीं समझ आ रहा तो सोचना है। हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड इन इंडिया। तो सीपीआई के ऊपर बेस्ड होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है आपका क्या, इन्फ्लेशन। अब ये बहुत डीप टॉपिक है, पहले डब्ल्यूपीआई के ऊपर होता था, बट अभी सीपीआई के ऊपर है। बट इसको यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल इसलिए नहीं है, बहुत डेप्थ में, ये आधे पौन घंटे का टॉपिक है एग्जैक्टली, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इन्फ्लेशन सीपीआई आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। Which brand of science studies animal breeding, animal nutrition and animal care and treatment? Which branch? अच्छा, animal husbandry, ठीक है। Which branch of science studies animal breeding, animal husbandry जो branch है साइंस का, वो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उन लोग, ठीक है। What is the relative density of cow's milk? तो relative density of cow's milk is 1.032, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल में जब होता है बिना पानी मिला हुआ जो काउ मिल्क होता है। हाउ डज हेमोरेगिक सेप्टिसेमिया स्प्रेड इन एनिमल। तो इट इज एन बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, वो बैक्टीरियल डिजीज है, सडन डेथ हो जाता है ये होने से, किसको, एनिमल्स का। व्हाट कॉजेस मेस्टिटिस इन एनिमल। मेस्टिटिस किससे होता है, तो वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउज मिल्क। जो काउ का जो आप मिल्क पीते हैं दूध, उसमें कितना परसेंटेज वाटर होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए 87.26% वाटर होता है, ठीक है। 87 से 90% के बीच में पानी होता है काउ के मिल्क में। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। आप जो दूध का पैकेट अमूल का, देवभोग का, सांची जो पहले होता था वो सबका देखे होंगे, तो उसमें लिखा होगा पेस्चुराइज्ड मिल्क। इसका मतलब उसको 143 डिग्री तक, 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उसमें वो सारे मर जाते हैं। तो पेस्चुराइज मिल्क आप सीधा पैकेट से इसीलिए बोलते हैं, इट इज सेफ टू, पैकेट खोल के आप सीधा पी सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें 143 डिग्री में 30 मिनट तक कहीं उसको गर्म कर दिया जाए तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं किसमें, दूध में, वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ब्रीड ऑफ काउ। हरियाणा, मेवाती, सहीवाल। तो ये तीनों के तीनों मेजर ब्रीड है इंडिया की, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। व्हाट इज द मेजर बफेलो ब्रीड दैट गिव्स द हाईएस्ट मिल्क ईल्ड। कौन सा बफेलो है जो भैंस होता है वो आपका हाईएस्ट ईल्ड देता है, तो ये होता है मुर्रा। इंडिया में जो देखे होंगे ब्लैक, आप ब्लैक जो आपके बुल होते हैं, बफेलो होते हैं सॉरी, वो मुर्रा ही होते हैं, ठीक है। विच डिजीज इज स्प्रेड बाई बैक्टीरिया इन एनिमल। तो गैलाघाटू, निमोनिया, मैस्टेटिस, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। ये आपको याद ऐसे ही रख लीजिए, रोक के देख लीजिए, लिख लीजिए, 3-4 बार पढ़ लीजिए, इसमें समझाने का कुछ बहुत नहीं है, ठीक है। द टाइप ऑफ एनिमल फीड दैट फुलफिल्स इट मेंटेनेंस प्रोडक्शन एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट, ठीक है।
भाई कोई भी बैलेंस डाइट होगा वही आपका मेंटेन करेगा प्रोडक्शन और सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर एनिमल का। वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये करनाल में है, हरियाणा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। करनाल हरियाणा में एक प्रीमियर डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। स्ट्रिप कप टेस्ट क्या होता है? मैस्टेटिस के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन सी डिजीज के लिए अगर पूछ देगा क्वेश्चन में स्ट्रिप कप टेस्ट, तो मैस्टेटिस के लिए। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा इन बटर? जो बटर होता है आप उसको जो स्मेल करते हैं तो एक अच्छा सा खुशबू आता है ना, उसका एक्चुअल रीजन होता है डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल, ठीक है। आंसर पढ़ लीजिएगा। विच शीप ब्रीड इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर वुल प्रोडक्शन? तो आपको ये पता होना चाहिए, मैरियोना, मैरियोना शिप जो होती है उसका जो वुल होता है बहुत टॉप क्वालिटी का होता है, काफी गर्म होता है वो वुल, तो वर्ल्ड वाइड इसकी खूब ज्यादा मांग है, ठीक है, ग्लोबली। व्हेन वाज द लास्ट लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? आखिरी बार कब सेंसस हुआ था, लाइव स्टॉक सेंसस? तो 2019 में। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस था इंडिया का 2019 में जो किया गया था, ठीक है। अभी 2024 में अभी चल रहा है जो, उसमें 21st लाइव स्टॉक सेंसस चल रहा है अभी फिलहाल। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर हेल्ड? मतलब हो गया है, इसको कंपाइल करके भी निकालेंगे आंसर कितना है क्या है। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर हेल्ड? तो इंडिया का सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर है वो सोनपुर बिहार में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर बिहार में होता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, ठीक है। गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट पे होता है ये। गोट मिल्क इज इजिली डाइजेस्टिबल बिकॉज इसमें बहुत स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, और केसीन प्रोटीन इसमें होता है ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है बकरी बकरी का दूध। व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड? बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कीपिंग जो है, मधुमक्खी जो पाली जाती है उसको बोला जाता है एपीकल्चर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेयर इज द इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये आपका कहाँ है? झांसी में, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। टिम्पेनिटिस इज द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ऐसी डिजीज पूछ देता है, इसलिए मैं सारे डिजीज को देने की कोशिश कर रहा हूँ एनिमल से रिलेटेड। टिम्पेनिटिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। विच ब्रीड इज नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क? कौन सी ब्रीड है? सेनेन, सेनेन जो ब्रीड है उसको क्वीन ऑफ मिल्क बोला जाता है। ये बर्न स्विट्जरलैंड में मिलती हैं। कहाँ? बर्न स्विट्जरलैंड, ठीक है। क्या किसकी ब्रीड है ये? गोट, ठीक है। क्वीन ऑफ मिल्क बहुत ही हाई केसिन प्रोटीन मिल्क होता है। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? तो ये 2030 तक का टारगेट इसका रखा गया है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। टारगेट किसके लिए? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का खत्म करने के लिए। व्हेन वाज छत्तीसगढ़ स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? छत्तीसगढ़ एनिमल वेलफेयर बोर्ड 22 मार्च 2016, 22 मार्च 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। गाइज आप लोगों को क्लासेस इतना हम लोगों ने मटेरियल आप लोगों के लिए बनाया है, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, इतना मेहनत लगा है क्योंकि मटेरियल अवेलेबल है नहीं किसी भी चीज़ का। इंग्लिश में बनाने में, मटेरियल को हिंदी में पढ़ के और ये आप लोगों के लिए क्यूरेट करने में हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। बस आप लोग एक काम कर सकते हैं, नीचे लाइक बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जो दोस्त लोग आपके और पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए जिसको भी दिक्कत आ रहा है। लाइक बटन नीचे दिया हुआ है उसको आप दबा सकते हैं, ठीक है। सो डू लाइक गाइस, ठीक है, डू लाइक द क्लास। व्हेन वाज द छत्तीसगढ़ स्टेट काउ सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो छत्तीसगढ़ स्टेट काउ सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च ऑफ 2003। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन में आ गए हम लोग, और ये है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन पिग एंड पोल्ट्री फार्मिंग फोडर डेवलपमेंट। हाँ, लाइवली स्टॉक मिशन का ये एक एम है कि पिग पोल्ट्री में ज़्यादा पैसे की कमाई होती है तो इसका डेवलपमेंट हो। टू इम्प्रूव लाइव स्टॉक इन स्टेट एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। मैंने यही बताया ना आपको, इन दोनों में पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो क्या होगा? फार्मर का इनकम इंक्रीज होगा। टू एक्सपांड इनोवेशन, जी हाँ, इसमें इनोवेटिव तरीके, चारा या रख रखाव, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये सारे इनोवेटिव तरीके से हेल्प किया जाता है इस नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन से। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर, ठीक है।
खत्म हुआ ये वाला भी आज का क्लास हम लोगों का। अब हम लोग मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। कुछ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं हम लोगों के। आप लोगों को ऐप में जाना है नेक्सस आईएएस एकेडमी के। नेक्सस एकेडमी का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, या प्ले स्टोर में जाइए, नेक्सस एकेडमी लिखिए, वो ऐप आपको वहाँ अवेलेबल है। उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में, वहाँ भी अवेलेबल हम करवा देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रहा है रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन तो आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली 7009748991 में। हमारे अभी कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं, CGGS जनरल स्टडीज मेंस एंड प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड, दैट टू 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है। आप लोग 7995 में उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ CGPSC के लिए टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइज, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन रखिए। इस पर्टिकुलर साल में काफ़ी एग्जाम्स हैं पाइपलाइन में, कोई ना कोई आप क्रैक कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। आप जब पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, तो आपके अंदर वो बात है जो आपको पेपर निकालने तक ले जाएगी। आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।